इसरो की तारीफों के पुल लगातार बांधे जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि डीआरडीओ वह मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो कि उसे करना चाहिए था। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जहाँ इसरो और डीआरडीओ की बात कर रहे हैं हम, जी एक्चुअली देखा जाए तो शुरुआत अगर आप देखें तो दोनों की एक तरह से रक्षा क्षेत्र को और अपने जो हमारी सामरिक दृष्टि मजबूती को लेके किया गया था। जी जो अगर आप डीआरडीओ में जाएं तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। जी और मतलब नाम कुछ और था जी बेसिकली। पहले वो एक्चुअली रक्षा के अंदर था। जी रक्षा क्षेत्र पूरी मतलब अभी भी है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, लेकिन उस समय एक तरह से जो सेनाएं हैं उनके अंदर ही था। अच्छा। ये डिपार्टमेंट छोटा था जी। और बाद में फिर और आगे करके 2-3 ऐड करके बाद में डीआरडीओ बना। जी इसरो की बात करते हैं तो इसरो 1962 में 4 साल बाद बल्कि शुरुआत हुई थी। 1962 में इसको जो है इसकी शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हुई थी। जी उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, आपको इतने बड़े वैज्ञानिक, आपको पता ही है कि उनके साथ शुरू हुआ था। जी। और उसके बाद 1969 में इसको दोबारा एक स्पेस कमीशन बनाया गया, उसके साथ था। 1972 में अगर देखा जाए तो जा करके इसरो बना, एक डिपार्टमेंट बना जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आप मालूम है। दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इसरो और डीआरडीओ, दोनों टेक्नोलॉजी और रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं। जी। दोनों, एक स्पेस रिसर्च में और दूसरा जो है डिफेंस रिसर्च में। और डिफेंस रिसर्च भी अगर देखा जाए तो वो भी स्पेस में है, मिसाइल्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी स्पेस में हैं। स्पेस वॉरफेयर हम लोग बात इतनी कर चुके हैं अपने पहले उसमें कि वो भी एक चीज़ आ गई है, अलग फील्ड आ गई। तो देखा जाए तो एक तरह से दोनों एक दूसरे के कॉम्पेटेबल हैं, मतलब एक साथ ही मिलके हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं और तरीके अलग हैं। दोनों के लॉन्ग टर्म रिसर्च भी हैं, ये नहीं कि 1-2 दिन में रिसर्च होने वाला नहीं है। जी। चाहे आप देखिए सैटेलाइट्स हमारे हैं या जो भी मिशंस हैं वो भी टाइम लेते हैं। जी। और इसमें भी डीआरडीओ में भी जो अगर कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो टाइम वो भी लेता है। जी। और दूसरा जो है अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में आया, या जो आपने कहा कि ये सब इनको सफलता हासिल करने में काफ़ी समय लगता है। जी। रादर लगता था। और कुछ एरिया में अनसक्सेसफुल भी होते हैं। और होते हैं क्योंकि ये चीज़ हमारी नहीं है, बाकी जगह भी होती है। लेकिन जो आपने मुख्य चीज़ कही कि इसरो तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा है, असफलता के साथ भी। असफलता के उसमें एक तरह से देखा जाए, अगर अभी आप कहें तो उनकी असफलता में भी उनकी सफलता थी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उन्होंने सीखा। और अभी आप अगर आप देखें चंद्रयान का स्टेटमेंट, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि हमने इस बार ऐसा डिजाइन किया कि अगर असफलता होती तो फिर हम एक और सफलता उसी से लेके चलते और उसी में ज़्यादा देर नहीं कर। तो इसमें भी देखिए ज़्यादा देर कहाँ किया, 2 साल के अंदर दोबारा मिशन चल गया। और जैसे हमने कहा कि देखिए इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे, ऐसा नहीं रहे कि डीआरडीओ में बड़े साइंटिस्ट नहीं रहे। एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, वो भी सेक्रेटरी रह चुके थे डिपार्टमेंट के, बाद में तो उसमें गए थे वो। तो आप देखिए कि दोनों को काफ़ी इम्पोर्टेंस, दोनों मतलब काफ़ी का बहुत इम्पोर्टेंट हैं देश के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, और विदेशों में भी, विदेशों के लिए भी। इनफैक्ट हम तो इसरो तो वुमेन को भी दे रहा है। और अगर डीआरडीओ उस तरह काम करता, सफलता मिलती, तो आज हम भी बहुत बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर होते। इंपोर्ट बल्कि हमारी काफ़ी कम हो गई होती। लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो हम देखेंगे। लेकिन अब जो मैंने अभी कहा कि देखिए डीआरडीओ पहले बना, तब भी उतना सफल नहीं हुआ जितना इसरो हुआ। कुछ हैं कारण इसके। आप देखिए डीआरडीओ डायरेक्टली अपना इसरो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, एक डिपार्टमेंट है। और इसरो के हेड उसके सेक्रेटरी भी हैं, चेयरमैन भी हैं। तो यहाँ भी वही है, डीआरडीओ के जो हेड हैं वो सेक्रेटरी भी हैं इसके। लेकिन वर्क कल्चर की बात करें वो अलग है, काफ़ी अलग है। इसरो में आपने देखा, इनफैक्ट दुनिया में शायद हमारे देश के लोगों को अभी पता लगा कि हमारे साइंटिस्ट कैसे हैं। शायद ही कोई आईआईटी और बाकी वाला है।
और एक ये भी आई थी कि नासा भी काफ़ी आगे है, लेकिन नासा में 500 इंडियन साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल। और ये कहा गया कि इसरो में एक भी अमेरिकन नहीं है जी। और हम इतना आगे बढ़ गए, जो कि तारीफों के पुल वो भी बात है। और सभी अब इच्छुक हैं कि भारत के साथ मिल करके आगे बढ़ें। जी। आपने देख लिया कि मैं 2-3 पढ़ा सब जगह, यूएस में, यूके में, इवन यूएई, इनके खलीज टाइम्स वगैरह, देखिए क्या उन्होंने तारीफों के पुल बातें हैं जी इसके। लेकिन डीआरडीओ की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं कि आज तक हम खुद ही नहीं उनकी तारीफों का पुल बांध पाए। जी। और ब्लेम 2 तरीके के, एक तो ये देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट है जी, और इनकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो जी। इसरो की देखिए अगर आप कंपेयर करें तो इसरो का बजट आपको पता है, आपने मूवीज भी बन चुकी हैं कि बड़ा क्लियर कि भाई बजट इतना ही है। और ये भी चंद्रयान का बजट आप देखिए, बाकियों से 1/3, 1/4, 1/5 का बजट में ये काम हुआ है, लेकिन हुआ है उतने ही में। जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें और चाहिए या एक के बाद एक करते गए, लेकिन वैसा डीआरडीओ में नहीं है जी। वो अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। और ये फैक्ट है कि हम खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं कर पाएगा जी। आप हम इंडिविजुअल लेवल पर या कोई डिपार्टमेंट, आप बोलिए डीआरडीओ खुद अकाउंटेबिलिटी करे अपनी, नहीं होता है जी। आप अगर जाके देखें वर्क कल्चर बहुत फ़र्क है जी, ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज़्यादा है जी डीआरडीओ में। और उसमें इन्वॉल्वमेंट इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की नहीं ली जी, क्योंकि कायदे में तो इनको होना चाहिए था कि आर्म्ड फोर्सेस मिल के काम करते, क्योंकि जरूरत आर्म्ड फोर्सेस की है। बिल्कुल। और ये अभी होता क्या है, एक प्रोजेक्ट कोई शुरू करते हैं 10 साल 12 साल लग जाते हैं। आप देखिए हम अपनी राइफल नहीं बना सके जी, गन नहीं बना सके, एक इंडियन फील्ड गन बनी थी लेकिन चली नहीं जी। टैंक्स इन्होंने अर्जुन बनाया, लेकिन आपको पता है कितनी मॉडिफिकेशन हुई, कितने साल चला, और फिर भी हम बाहर के टैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट थे जी। इसमें कंपैरिजन में हम कहीं नहीं था, वर्ल्ड में कंपेयर कीजिए अर्जुन को तो उसमें नहीं आता। एयरक्राफ्ट हम अपने नहीं बना पाए जी, तेजस अभी बन रहा है अलग की बात है, ये तो इस समय की बात नहीं कर रहे हैं हम, पीछे की कितने 1958 से लेकर के जी बिल्कुल, और इस समय की आप बात कीजिए, देखा जाए 64 साल तकरीबन 65 ईयर्स, 65 साल में हम कहें कि हम कहीं नहीं हैं जी। तो ये तो जो है मैं ये कहूँगा कि शर्म वाली ही बात है कि हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाए राइफल्स तक, और किसी उसमें हम चल नहीं पाए। तो ये कि वर्क कल्चर, अकाउंटेबिलिटी, यूज़र को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर इनका ये कहना कि क्यूआर जो है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जो है वो बदल दिया जी। इनका आर्म्ड फोर्सेस का जो क्वालिटेटिव चेक है वो बहुत ज़्यादा है जी, वो तो फैक्ट है। आप एक सोचिए कि अगर एक आप कोई गन बना रहे हैं या कोई शेल बना रहे हैं जी, वो जिस जगह पर जाना है वहाँ नहीं जाके दूसरी जगह गई तो क्या होगा जी, अपने ट्रुप्स पर पड़ेगी या अपने गांव पर, अपने कस्बों पर पड़ेगी जी। तो ये तो चीज़ हम नहीं ले सकते, उसमें तो आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। आप कहें कि नहीं जी 60% से ही वो ले लीजिए जी, तो क्या आप 60% पे मानेंगे कि हम लड़ाई पर 60% में ही लड़ाई करके और वापस आ जाएं, नहीं करें जी, वो तो चीज़ नहीं हो सकती जी। आप अगर 110% देंगे तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70-80%, क्योंकि दुश्मन भी तो इतना ऐसा नहीं है, उसको भी तो हमें ग्रांट करना पड़ेगा जी, कुछ लेकर के आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हुई नहीं इनके अंदर। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है, आपको पता ही है कि कितना नुकसान होता है उसके साथ, कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और एक कोऑपरेशन जो है और कोऑर्डिनेशन जी, वो बहुत लैग कर रहा है, जो कि इनको जो जैसे मैंने कहा यूजर्स को लेके चलने के लिए। और दूसरी चीज़ आप बताइए, शुरू में एक और ये नहीं है डीआरडीओ है, फिर आपके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इतनी जो बना रही थी, आपको पता ही अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जब पूरा सिचुएशन देखा तब उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, नहीं तो बताइए सालों से ये चले आ रहा था जी जी। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप पढ़ेंगे वो कहेंगे हम 200 सालों से काम कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश टाइम से वो आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें हमें मिली नहीं हो जो होनी चाहिए थी जी। तो इस बार उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने इनको कॉर्पोरेटाइजेशन करके कॉर्पोरेट्स बना दिए कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल रहिए और दिखाइए, अपने काम कीजिए, अपने आप को
मतलब आपका जो आप अर्जित करेंगे उसी में आपको चलना है जी। तो वो चीज़ जो दी उससे फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा जी। पहले आप देखिए कि हम कहते हैं कि अभी हम लोगों ने जो बात की कि नासा में हमारे 500 हैं और हम बाहर का कोई एक भी नहीं है इसरो में, और इसरो इतने आगे बढ़ रहा है, इतनी चीज़ें बना ली, उसने प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इतना आगे किया जी। और हमारे यहाँ जो है हम वही लेके चल रहे थे, कहीं किसी चीज़ को आगे नहीं किया। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारी उस समय क्या बना रही थी, मैं कई वो ग्लास बाल्टी लोटे से लेकर के और कपड़े जो कि हम आराम से बाहर से कर सकते थे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि अभी किया गया है, लेट देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, और मुझे उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा। और हम लोग इस एक बार बात कर चुके हैं एक एपिसोड में कि प्राइवेट जो अभी पार्टनरशिप डिफेंस में है भारत में कितनी ज़्यादा हो रही है। जी, बिल्कुल। टाटा लीजिए, अशोक लीजिए, महिंद्रा लीजिए, अदानी हैं, मतलब आप नाम लीजिए, और बहुत लोग हैं जो कि एरोस्पेस, मैं कहूँगा कि एयरक्राफ्ट से लेकर के नेवल शिप से लेकर के और गन्स और मोटर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और राइफल से लेकर के हर एक चीज़ में आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ शुरू हुई है और हमारे लिए। और आई थिंक आप सोचिए कि अब 65 साल में हम एक्सपोर्ट कितना किए जी, बड़ी मुश्किल से डेटा आता है 2016-17 का 2,500 करोड़ 3,000 करोड़, और उसी से इंपोर्ट देखे तो 30,000 करोड़ जी। अब जो है हमने 13,500 करोड़ का है, और आगे हुआ है कि अगले साल तक तो 22-23 करोड़ तक 1,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एक बहुत अच्छी ये उपलब्धि होगी जी, ये जो इसमें हो रही है जी। दूसरी चीज़ हमको ये देखनी है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है बाकी देशों से। अब हम जो है -50-45 टेम्परेचर ऊपर, उसके लिए भी इक्विपमेंट चाहिए जी, और +45 जब 50 तक आप पता है आपको टेम्परेचर पहुंच जाता है राजस्थान में जी, वहाँ भी चाहिए, अंडर वाटर भी चाहिए, हमें जंगल्स में काम करने के लिए भी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें कुछ हैं जो कि हमारी यूनिक हैं, और इस यूनिकनेस में अगर DRDO काम करे तो बाहर के ऐसे देश हैं जिनको जरूरत है, हो सकता है सबकी सारी नहीं, बट उनको अलग अलग चाहिए जी जी, और ये बहुत फर्क पड़ जाएगा जी। इसरो ने जितनी कॉस्ट कटिंग करके कम से कम में काम किया है जी, अगर हम भी अगर DRDO या और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिल करके या प्राइवेट हमारे जो प्लेयर्स अभी आ रहे हैं मिल के काम करें और सस्ते इक्विपमेंट इस तरह के इतनी कीमत में देंगे तो हम तो मतलब बाहर मार्केट में मैं कहूँगा छा जाएंगे हम इस तरह की चीज़ें लेकर के। और अभी देखिए हुआ क्या, सबसे बड़ा नुकसान था कि पहली बात मैंने कहा कि इन्होंने यूजर्स को से इंटरेक्शन नहीं लिया, अपने साथ शामिल नहीं किया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोई खास नहीं किया जी। और जब तक आप ये नहीं करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस होगी नहीं, और कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर आप वही लेके चलते रहेंगे। और ये देखिए आप कैग की ऑडिट देखिए पिछले साल की, कैग ने कितनी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो कोई प्रोजेक्ट, मैक्सिमम प्रोजेक्ट उन्होंने कहा, आई थिंक उन्होंने 75 कितने प्रोजेक्ट्स बताए हैं जो कभी टाइम से कंप्लीट हुए ही नहीं जी। कुछ प्रोजेक्ट 2010 में होने थे, तेजस वगैरह कुछ भी लीजिए 2020 में जा करके 21 में फाइनल हो रहा है कि ऐसे होना चाहिए। 10-10, 12, 15 साल प्रोजेक्ट चलते ही जा रहे हैं जी। आप सोचिए पैसा उस पर खर्च हो रहा है। और वही मैं दोबारा कहूँगा कि आप जाइए अगर देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज देखिए या DRDO एस्टेब्लिशमेंट देखिए, ये वर्क कल्चर ही अलग है प्राइवेट के से। इतनी ज़्यादा उनके पास एरिया लैंड होल्डिंग पड़ी हैं, लेकिन स्कूल्स चल रहे हैं, वहाँ क्लब्स चल रहे हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहता कि नहीं होनी चाहिए, बट कई चीज़ें हैं जो कंबाइन होके हो सकती हैं जी। लेकिन ज़्यादा ध्यान हम इस पर दे सकते थे जो कि हुआ नहीं है इसमें जी। और कॉम्पिटिटिव होना मतलब बाहर क्यों हो रहा है, सारे कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं तभी हो रहे हैं। आप देखिए यूरोपियन यूनियन में, नाटो में, यूरोप का कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि अकेले सिस्टम्स बना रही है, या तो सिस्टम बना रहे हैं तो सब सिस्टम्स बाकी यूरोपियन कंट्री से लेकर के बना रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं जी। तो हमने वो चीज़ नहीं की। जो भी चीज़ आती थी, डिमांड आती थी, उस पर सालों लग जाते थे जी। और ये जैसे मैंने कहा कैग ने इसी में बोला है, कैग ने यहाँ तक बोला है कि कुछ सिस्टम्स ऐसे थे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको बंद कर दिया गया जी, कि ये ना वायबल नहीं है, नहीं हो पाएंगे, लेट हो गए, ये ब्लेम करके QR चेंज कर दिया। भाई आप 10 साल लगाएंगे तो आर्म्ड फोर्सेस तो अपने QR चेंज करेंगे, क्योंकि वॉरफेयर चेंज हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है जी। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी चेंज होगा। और उन्होंने ये बताया, कैग ने बताया है,
उन्हीं प्रोजेक्ट्स को बाद में रिस्टार्ट कर दिया जी, क्योंकि इनको लगता था, इनका यह है कि वो प्रोजेक्ट वाइज टीम रहती है, ऐसी टीम नहीं है इसरो वाली और बाकी की जो एक साइंटिस्ट एक काम कर रहा है वो दूसरे पर भी कर लेगा जी, एक टीम है राइफल वाली तो वही है। अब वो बंद हो गया तो उनको लगा कि हम करेंगे क्या, तो दूसरी रिस्टार्ट किया कोई प्रोजेक्ट। जी, तो ऐसे करके काम चलता रहा जो कि अभी तक। जी, और ये अभी तक मीन्स कि मैं कहूँगा प्रधानमंत्री को ही क्रेडिट देंगे कि भाई उन्होंने आकर के जब रिव्यू किया, और ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में रिव्यू हुआ, जी, ये इस टेन्योर में जा करके उन्होंने किया। जी, 5-6 साल उन्होंने हर एक चीज़ देखी, हर एक चीज़ स्टडी की, और इसी में नहीं किया उन्होंने, आर्मी आर्म फोर्सेज को भी बोला जी, कि आप भी जो है अपने आप को मॉडिफाई कीजिए। जी, लेकिन उनका ये है कि भाई हम जहाँ तक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है हमने अपने रिसोर्सेज से, और ये जब उन्होंने देखा कि क्षमता है जी, लेकिन क्षमता का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, जी, तभी उन्होंने प्राइवेट लिया। और उन्होंने यहाँ आपको पता है कि उन्होंने 75 से लेकर 100% तक फॉर FDI कर दी है रक्षा जी, क्षेत्र में, जी, उसमें लिमिटेशंस दी हैं जी, उन्होंने। तो इन सब चीज़ों को फर्क बहुत है। आप देखिए अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, DRDO के पास 53 लैब हैं, 53 लैब्स, जी, और हर एक चीज़ की, वो एग्रीकल्चर से लेकर के बायोलॉजिकल से लेकर के हर एक की, मतलब हाईल्टीट्यूड के से लेकर के आप जो सोचिए हर एक चीज़ की लैब है, लेकिन वो लैब वहीं की वहीं है। अगर इन लैब्स जितनी हैं, किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी भारत की एजेंसी के पास इतनी लैब्स नहीं है। हमको बहुत कुछ कर सकते थे जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि फौज में, सिविल के लिए भी बहुत कुछ कर सकते थे जी, मेडिसिन से लेकर के, बिकॉज मेडिकल लैब्स भी हैं, जी, तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते थे। तो ये जो चीज़ें थी जो रह गई, टेस्ट फैसिलिटीज़, आप सोचिए 12 टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं मैक्सिमम कई चीज़ों के लिए, जी, जो कि बहुत हम यूटिलाइज कर सकते थे डेवलप करने के लिए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हुई नहीं, और इनके पास 25,000 की स्ट्रेंथ है तकरीबन। मैं आपको 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1.5 साल की बता रहा हूँ, करीब 7,500 साइंटिस्ट हैं जी। अब उनको देखा जाए तो आउटपुट देश को नहीं मिला जो देश ने इनके ऊपर लगाया, एक्सपेक्ट किया, या आर्म फोर्सेज ने, और ऑफ कोर्स हमारे जो गवर्नमेंट है जी उसने। और पहले मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत आसान था जी, गवर्नमेंट के लिए भी, और मैं आर्म फोर्सेज को भी कहूँगा कि भाई इंपोर्ट कर लो, जी, नहीं मिल रहा है इंपोर्ट कर लो। जी, तो ये चीज़ें चल रही थी, और आपको पता है आर्म्स लॉबी जी, कैसे काम करती है पूरी दुनिया में। जी, तो एक वो भी था, वो चाह के भी नहीं होने दे रहे थे कि ये जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो आगे बढ़े, और मैं कहूँगा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, जी, उनको भी नहीं चाहते थे। तो ये चीज़ें कुछ थी जो कि गलत हुआ, और अभी जो इनको मुझे लगता है कि जो इनको करना चाहिए कि जो अब तो प्राइवेट प्लेयर्स आ ही गए हैं, खास करके आप देखिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। L&T आप ले लीजिए, महिंद्रा ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, हाँ आप टाटा जहीं हैं, अशोका हैं व्हीकल्स और इसमें आ रहे हैं आप, उसके अलावा अपोलो है, भारत फॉर्ज है, तो ऐसे करके काफ़ी हैं। और ये हैं, आप ये देखिए सबसे जो इनके हैं वो अलग हैं जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो अलग हैं। और सबसे सामने आप देखिए ब्रह्मोस भी तो रूस के साथ ही बना है ना जी, और गवर्नमेंट की फुल्ली नहीं है, जी, दोनों का मिला करके ब्रह्मोस एरोस्पेस। और देखिए कितना अच्छा, कितनी जल्दी कितने आगे बढ़ गया वो, जी, कि अब बाहर भी डिमांड उसकी होने लगी। जी, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, और ये भी कहूँगा मैं, जो 12 डिफेंस PSUs थे पहले, एक तरह से उनकी मोनोपोली थी, जी, प्राइवेट सेक्टर उसमें आने नहीं दे रहे थे, और ना चाहता था, ना उनको प्राइवेट सेक्टर, ना उनको प्रॉफिट नज़र आता था, कुछ नज़र नहीं आता था तो आ नहीं रहे थे, जी, वो भी अपने उसमें थे। कोई सेक्टर लीजिए, मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर को अब देशभक्ति की भावना आई है, मैं भी कहूँगा। जी, पहले अगर होती तो आगे आए होते हो, जी, वो प्रॉफिट अपना ज़्यादा उसमें देख रहे थे। तो इस वजह से जो है, और इन 12 को इन्होंने जो कॉर्पोरेटाइज करके 7 एंटिटीज में डाल दिया अभी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छी बात है। और इनको लेकर के अभी चीज़ें काफ़ी बढ़ेंगी। इसमें 2 चीज़ें बहुत होंगी, एक तो जो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं जी, वो आएगी, अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे वो भी आएगी जी, उसमें। और जो ऑडिट वाली जो बात है, एक अकाउंटेबिलिटी खुद भी करेंगे जी, और बाकी ऑडिट तो है।
और ये इसके साथ अब आर्म्ड फोर्सेस को भी एक नया वाइड स्पेक्ट्रम मिल जाएगा कि सिर्फ हमें ये डिफेंस पेशेस से नहीं है, बाकी भी हैं, हम उनसे काम करेंगे, उनसे लेंगे जी। तो ये चीज़, और प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको तो काम अगर टाइम से करेंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ जो है आ गई, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये देखिए, इसरो ने मैंने कहा 1972 में एक्चुअल इसरो बना, पहले से तो बाकी था। 1981 में उन्होंने पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी 9 साल में जी। और उसके बाद वो आगे चलते रहे थे, ऐसा नहीं कि फेलियर्स हुए हैं बट कम हुए। और आज देखिए कितना बड़ा नाम है, 30 सैटेलाइट लेकर के लॉन्च कर रहे हैं जी। और ग्लोबल साउथ का तो बन ही गए हैं, जैसे हम मोदी जी हमारे कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि भाई इनको हम आगे लेके चलेंगे जी। लेकिन अब जो है दोनों ने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया है, इसमें भी उन्होंने खोल दिया। मतलब मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों को बोला कि जो आपको चाहिए हम दे रहे हैं जी। खाली हम मतलब हम पर्स नहीं खोल पाएंगे इतना, वो तो कमी हर जगह है जी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर लाइए और आप आगे बढ़िए जी, एक्सपोर्ट कीजिए। इसरो वो लेकर के आगे बढ़ ही गया है जी। अब लोग आप देखिए, जापान कह रहा है कि लॉन्च करेंगे, हालांकि पोस्टपोन कर दिया उन्होंने अपना मिशन। बाकी कंट्रीज भी साथ में आएंगे जी। इतना कॉस्ट इफेक्टिव हम हैं जी। नासा को डर हो गया, बाकी सबको डर हो गया एक्चुअली, इतनी अगर कम दाम में करने लगेंगे तो उनका होगा क्या जी। हालांकि नासा तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, हम नहीं कहता कि हम नासा के बराबरी में, बट थोड़ा समय लगेगा और जो है मतलब हम बढ़ जाएंगे। लेकिन डीआरडीओ में जैसे आपने कहा बहुत ज़रूरी है इनको अकाउंटेबल बनना और आगे बढ़ना, नासा का वर्क कल्चर लेकर के आगे बढ़ना जी। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये इनका ख़त्म कराना पड़ेगा, और ये ख़त्म कराने के लिए थोड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे जी। कि एक तो सिनर्जी इनको रखनी पड़ेगी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, जिससे कि इनको ये समझें कि एक्चुअल चीज़ क्या है जी, कैसे कॉन्सेप्ट और चीज़ें चेंज होती हैं और कैसे सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट इसमें भी हैं, आर्म्ड फोर्सेज में हैं, जिनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों की अकाउंटेबिलिटी देखिए, पैसों की अकाउंटेबिलिटी, अगर गवर्नमेंट पैसे दे रही है, अब तो ये कॉर्पोरेशन बन गया, डीआरडीओ को भी इनको करना पड़ेगा कि आपको अगर इतने पैसे दे रहे हैं तो आप हमें क्या दे रहे हैं वापस जी। वो बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और जो टाइम लाइन है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है कि टाइम पर चीज़ें करें। और दूसरी चीज़ है रेगुलर मॉनिटरिंग। कोई एक बॉडी बनानी चाहिए और दैट बॉडी शुड बी इनके आर्म्ड फोर्सेस को लेकर के और इनको लेकर के जी। और उसका हेड होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस का जी। क्योंकि यूजर वो है जी। वही प्रेशर डाल पाएगा कि आप जल्दी सिस्टम को ठीक करो जी। उनके साथ ऑफ कोर्स बाकी भी रहेंगे। तो ये कि इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहे और वही फाइनेंसेस भी रिलीज करे जी। अदरवाइज अभी क्या होता है, बजट आ गया, फाइनेंस आ गया और उसके बाद अपना ये लेके चलते रहते हैं जी। तो उस बेसिस पर होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी रहे, फाइनेंस रिलीज करें। और रिसर्च प्रोजेक्ट जो हैं उसका भी इसी बॉडी में एक अलग डिपार्टमेंट हो जी। एक सीईओ लेके चलें जिसका काम हो ये रिसर्च टाइम बाउंड करना और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द वर्ल्ड मिलिट्री में या बाहर हैं उसको देखते हुए, प्लस फोकस होना चाहिए हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है जी। जिस तरह हमारे बॉर्डर्स हैं हमारी रिक्वायरमेंट है, और जैसे हमारा प्रधानमंत्री का सपना है कि हम जो है ग्लोबल पावर बनेंगे, तो ग्लोबल पावर बनने का मतलब है कि हम एबल होने चाहिए, हमारी मिलिट्री इतनी ताकतवर हो, हमारे जो सामान इतने ताकतवर हैं कि हम ग्लोब या दुनिया के किसी कोने में जा करके अपनी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम अपनी फोर्स दिखा सकें जी, अपनी ताकत दिखा सकें जी। अभी आप देखिए अमेरिका ने तकरीबन 92 कंट्रीज में 195 उसके बेसिस हैं जी। तो आप सोचिए वो तो कहीं से भी इसीलिए आ सकता है, कुछ कर सकता है जी। तो अगर हमको उस तरह करना है तो हमारा भी डेवलपमेंट R&D DRDO हो या हमारी जो एक प्राइवेट कंपनी जो बाकी हो, पहला फोकस उस पर होना पड़ेगा बिल्कुल कि हमें क्या जरूरत है, और फिर वो बाहर की सोचें कि हम बाहर को भी देंगे जी। तो मेन चीज़ तो देखिए सामान तो वही है, लेकिन उसके पीछे जो ब्रेन है, कौन क्या यूज़ कर रहा है, क्या टैक्टिक्स है, वो तो आर्म्ड फोर्स डेवलप करेंगे। तो ये चीज़ इनकी डेवलप होनी चाहिए जो इसमें है। और फ्रीडम होनी चाहिए इस बॉडी को जिसकी हमने बात की कि वो जो है जरूरत पड़े मॉडिफिकेशन की वो करे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें उनको
कि वो जो है ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस नहीं हो, जी अकाउंटेबिलिटी वो करे और देश को गवर्नमेंट को और देश को भी दिखाए कि हाँ हम इतनी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं। जैसे और जितनी ये अभी इनोवेशन की चीज़ें आईडेक्स वगैरह हम बात कर चुके हैं जी जो बने हैं, आईआईटीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये सब उसके अंडर आना चाहिए जी कि ये सब एक जगह हो और लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और अभी देखिए अभी तो इन्होंने डीएमए बना दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसको देना चाहिए कि मिल करके और ये अकाउंटेबिलिटी इनसे लें और ये काम करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सही बात है जो आपने कहा कि इसरो तो दुनिया में उसको वाहवाही हो रही है, लेकिन डीआरडीओ का अभी नाम तो क्या है, मतलब कोई किसी को नहीं पता है जी। कि ये क्या कर रहे हैं, क्या आउटपुट है जी अगर वेबसाइट में जाएं तो अलग की बात है। वैसे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है जी और ऐसा नहीं है कि इन डीआरडीओ में नहीं कहता कि इनकॉम्पिटेंट है, जी कॉम्पिटेंस बहुत है, जी। इनके पास कैपेबिलिटी बहुत है जी और कैपेबिलिटी दोनों तरह, इनके पास कैपेबिलिटी ग्राउंड की हमने बात की, लैब्स की कीजिए, टेस्ट की बात कीजिए, मैन पावर की बात कीजिए, साइंटिस्ट की बात कीजिए। और आज का टाइम है कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी है। जी हमारे इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, बाहर काम कर रहे हैं, देश के अंदर हैं, आईआईटीज़ इसरो से लेके सभी आईआईटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बाकी कर रहे हैं, तो इनके साथ करना चाहिए कि कैपेबिलिटी और बढ़ेगी, बिल्कुल कॉस्ट इनका कम होगा। जी तो ये सारी चीज़ें लेके चलें, अकाउंटेबिलिटी करें और प्रोफेशनलिज्म और दिखाएं। और जैसे मैंने कहा एक इनको ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी, रेगुलेटिंग बॉडी, जिसमें दोनों हों, यूज़र हैं जो आर्म्ड फोर्सेज हों और ये हों, और नेचुरली चूँकि आर्म्ड फोर्सेज ही हैं जो कि जिनको ज़रूरत है इसकी, वो हेड करने चाहिए और उससे फ़ायदा होगा कि एक्सपोर्ट में भी फ़ायदा होगा जी। बाकी देश जब देखेंगे हाँ इनके आर्म्ड फोर्सेज इनको यूज़ कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं, अदरवाइज हम ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने सामान से तो बाकी दुनिया के देश तो लेंगे नहीं जी। तो ये है, कैपेबिलिटी इनके अंदर है, कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि ये जो आप कह रहे हैं हो, और अगर ये करेंगे इस तरह तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं 2-3 साल में मेहनत करेंगे तो इनका भी नाम आ जाएगा। इसरो के अगर बराबर नहीं तो समकक्ष या थोड़ा नीचे तो हो ही जाएंगे। जी बहुत अच्छी हो। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।